मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स या तो फिर छोटी माता। गांव में इसे छोटी माता के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये सभी नाम एक ही बीमारियों के हैं। ये बीमारी मुख्य रूप से छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि ये छोटे बच्चों के साथ साथ एडल्ट और बुजुर्गों में भी देखा गया है, लेकिन इसके केसेस काफ़ी कम देखे गए हैं। लेकिन बच्चों में इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और वे इसलिए होता है क्योंकि बच्चों का ये जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक होती है। सो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्डी हेल्दी एडवाइस। तो आज हम लोग जानेंगे मिजल्स के बारे में, यानी चिकन पॉक्स या तो फिर छोटी माता के बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में, आखिर किन कारणों की वजह से मिजल्स उत्पन्न होती हैं, इसके सिम्टम्स के बारे में, कौन कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर किसी बच्चे में मिजल्स की बीमारी हो चुकी है या तो फिर छोटी माता की बीमारी हो चुकी है, तो आप उसे कैसे पहचान पाएंगे कि उस बच्चे में चिकन पॉक्स ही हुआ है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें छोटे छोटे दाने तो उत्पन्न होते हैं लेकिन वो मिजल्स नहीं होती हैं। तो काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है। तो आप कैसे पहचान पाएंगे, आप उसे 100% कैसे श्योर कर पाएंगे कि ये मिजल्स ही है। तो इसके लिए सिम्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और इसके प्रिकॉशन के बारे में, इसके वैक्सीन्स के बारे में भी जानेंगे कि आखिर इस बीमारी में कौन सी वैक्सीन्स इस्तेमाल की जाती है। अगर ये बच्चों में हो गया तो कितने दिनों तक ये बच्चों को परेशान कर सकता है और कितने दिनों तक वो बच्चा दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसके मेडिसिन के बारे में, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन चलाई जा सकती है या तो फिर किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, आखिर किन कारणों की वजह से मिजल्स की बीमारी छोटे बच्चों में उत्पन्न होती है। तो ये मुख्य रूप से वायरस से रिलेटेड डिजीज़ है, यानी वायरल डिजीज़ है जो वायरस से उत्पन्न होती है। अगर आपके बच्चे में मिजल्स की बीमारी हुई है या तो फिर छोटी माता हुई है, तो ये किसी न किसी बच्चे के, ऐसे बच्चे के कांटेक्ट में गया होगा जिसे मिजल्स की बीमारी पहले से हो चुकी है। तो ये काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, और जिस वायरस के कारण ये बीमारी होती है वो पारामाइक्सो वायरस फैमिली के सदस्य होते हैं। यानी जो वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। ये मुख्य रूप से मनुष्यों को ही अफेक्टेड करता है। ये किसी भी जानवर या तो फिर किसी भी पक्षी में नहीं पाया जाता है। ये मनुष्यों में फैलने वाला वायरस है और काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। अगर एक क्लासरूम में काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं और एक बच्चे को मिजल्स की बीमारी हुई है, तो काफ़ी हद तक हो सकता है कि उस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो सभी अफेक्टेड हो जाए। तो आप जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, आखिर आप किस तरीके से समझ पाएंगे कि आपका बच्चा मिजल्स से अफेक्ट हो चुका है। इसके लिए इसके सिम्टम्स को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो फर्स्ट सिम्टम है वो है फीवर। नॉर्मल फीवर होता है और कभी कभी काफ़ी तेज़ फीवर होता है, लेकिन इससे आप ये डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके बच्चे को मिजल्स की बीमारी हो चुकी है जब तक शरीर पर दाने निकलना शुरू न हो जाए। पहले इसके दाने जो निकलते हैं वो पूरे फेस पर निकलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लाल लाल, और ऊपर सफ़ेद की तरफ सफ़ेद होते हैं। तो अगर चेहरे पर ये दाने निकल रहे हैं और चेहरे पर से हो कर के ये दाने बैक में जा रहे हैं, पूरे पीठ में फैल रहे हैं, फिर पेट की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद पूरे शरीर में ये फैल जाते हैं। उस दाने में रैशेस काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी खुजली काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप ये समझ जाएं कि आपके बच्चे को मिजल्स हो चुका है। उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो फीवर होते हैं, रैशेस होते हैं, सोर थ्रोट यानी गले में दर्द होती है, स्नीजिंग होती है यानी सर्दी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, खांसी की समस्या उत्पन्न होती है, ड्राई कफ की समस्या उत्पन्न होती है, कभी कभी निमोनिया की भी समस्या उत्पन्न होते हुए देखा गया। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी माना जाता है। अगर उन बच्चों में ये बीमारियां हुई हैं जिनको वैक्सीन्स नहीं लगाया गया है, उन बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन जिन बच्चों को वैक्सीन्स लग चुकी है उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता है। और मुख्य रूप से जिन बच्चों को एक बार ये बीमारी हो जाती है उनमें ये दोबारा नहीं देखा गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन बच्चों में इम्यूनिटी जो होता है मिजल्स का वो डेवलप्ड हो जाती है। तो एक बार जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो मिजल्स की बीमारियां दोबारा उत्पन्न नहीं होती हैं। अगर आपका बच्चा मिजल्स या चिकन पॉक्स या तो फिर छोटी माता से ग्रसित हुआ है तो 99% आप श्योर हो जाए कि वो किसी न किसी ऐसे बच्चे के कांटेक्ट में गया है जो पहले से मिजल्स या छोटी माता से ग्रसित है। अगर किसी बच्चे को मिजल्स की बीमारी होती है तो 7 से 8 दिनों तक वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि 7 से 8 दिनों तक फीवर की समस्या, पॉक्स निकलने की समस्या यानी दाने निकलने की समस्या, खांसी की समस्या, बुखार, सर्दी, ये सभी समस्याएं 7 से 8 दिनों तक बरकरार रहती हैं। रैशेस की समस्या इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि खुजली शरीर में काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो 7 से 8 दिनों के बाद ये सारी समस्याएं धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। अगर किसी बच्चे को मीजल्स की बीमारी हुई है तो वो बीमारी दूसरों में 7 से 8 दिनों तक ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी इसके जो वायरस है वो 7 से 8 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को मीजल्स की बीमारी होती है तो उस बच्चे को काफ़ी सावधानी से अलग रखना चाहिए, उसे साफ़ कपड़े पहनाना चाहिए और किसी भी दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में आने से बचाएं ताकि किसी और बच्चे को ये बीमारी ना हो जाए। तो आप जानते हैं इसके वैक्सीन के बारे में, आखिर मीजल्स की कौन सी वैक्सीन है जिसे बच्चों को लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस वैक्सीन का नाम है MMR वैक्सीन, यानी मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन। ये वैक्सीन 12 से 15 महीने के बीच में लगाई जाती है और 4 से 6 साल के बीच में लगाया जाता है। ये वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के लिए। अगर ये वैक्सीन नहीं लगाई जाती है तो मीजल्स काफ़ी गंभीर रूप से उस बच्चे को अफेक्ट करता है, इसलिए ये इस वैक्सीन का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। आप जानते हैं इसके मेडिसिन के बारे में। अगर आपके बच्चे को मीजल्स की बीमारियां हुई हैं तो क्या किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने पहले ही बताया है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो ना तो आप इसमें किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं और ना ही किसी और मेडिसिन का। हाँ, अगर आपके बच्चे को काफ़ी तेज़ फीवर है और रैसेस काफ़ी ज़्यादा है तो आप 2 मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इलनेस में 2 मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो है, पहला है पैरासीटामोल, यानी काफ़ी तेज़ फीवर है तो आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रैसेस हो रही है तो आप लीवोसिट्राजीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये भी इस्तेमाल किसी भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक कोई भी एंटीबायोटिक कारगर नहीं होगा, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। और अगर आप किसी बच्चे को एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके शरीर को ये और ज़्यादा खतरा पहुंचा सकता है, ये और ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाएगा, बेनिफिट तो पहुंचाएगा नहीं। इसलिए आप किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। पैरासीटामोल या तो फिर लीवोसिट्राजीन का इस्तेमाल किया जा सकता है।